22 जुलाई 1979 का दिन सद्दाम हुसैन, जिसने 6 दिन पहले ही इराक की बागडोर अपने हाथों में ली थी, वो अपनी सरकार के खास मंत्रियों और नेताओं की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन मसादी इस मीटिंग को होस्ट कर रहे थे, लेकिन आज मसादी थोड़े घबराए हुए हैं। सद्दाम साइड में बैठा हुआ है। मसादी बोलना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में कुछ ऐसा होता है जिससे मीटिंग में बैठे हुए हर आदमी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। मसादी बोलते हैं कि उन्होंने और इस मीटिंग में बैठे हुए लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने मिलकर कुछ साल पहले सद्दाम और उसके द्वारा समर्थित सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। 10 men are removed. Then another 10. इसके बाद सद्दाम उठकर एक एक करके उन लोगों के नाम लेना शुरू करता है जो सद्दाम के खिलाफ हुए षड्यंत्र का हिस्सा थे। वो नाम लेता गया और एक एक करके वो लोग हॉल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद इन 50 लोगों में से 21 लोगों को पब्लिकली 50,000 लोगों के सामने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस कत्लेआम से सद्दाम पूरे इराक में एक संदेश दे देता है कि जो भी उसके खिलाफ बोलने और सोचने तक की जरूरत करेगा उसका यही हश्र किया जाएगा। आगे सद्दाम ने यही किया जब तक सद्दाम इराक का तानाशाह रहा। इस टाइम पीरियड में उसने लगभग 2.5 लाख इराकी लोगों की हत्याएं करवाई। सद्दाम ने अपने विरोधियों के लिए टॉर्चर करने के 107 नए तरीके इजाद किए। सद्दाम की सनक का पीक तब आता है जब उसने अपनी ही जनता पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर सद्दाम हुसैन की। कैसे एक अनाथ लड़का मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली नेता बना और उसके खूंखार होने की वजह उसका बचपन क्यों था। क्यों अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को खड़ा किया। क्यों CIA ने उसे युद्ध लड़ने के लिए $बिलियन की मदद की। मिडिल ईस्ट में अपने किस हित के लिए अमेरिका सद्दाम हुसैन का इस्तेमाल कर रहा था। क्यों सद्दाम हुसैन ने कुवैत देश पर हमला किया। क्यों सद्दाम ने ईरान देश पर हमला किया। क्यों अमेरिका के नेतृत्व में 42 देशों ने मिलकर सद्दाम हुसैन को हराया। क्यों उसी सद्दाम को अमेरिका ने फांसी के फंदे तक पहुंचाया। आखिर क्या है सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 28 अप्रैल 1937 के दिन इराक के तिक्रित शहर के अल अवजा इलाके में सद्दाम हुसैन का जन्म होता है। सद्दाम का जन्म मिट्टी के घर में हुआ जो असल में उसके मामा खैरल्लाह तलफा का था। सद्दाम के पिता हुसैन अल मजीद एक गरीब किसान थे, लेकिन जब सद्दाम अपनी गर्भवती माता के पेट में था उसी दौरान सद्दाम के पिता की मौत हो गई। इन्हीं दिनों सद्दाम के 12 साल के एक बड़े भाई की भी मौत हो जाती है। इस घटना से सद्दाम की मां इतने सदमे में चली गई कि वो अपने पति और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपनी कोख में पल रहे सद्दाम हुसैन को ही मानने लगती है। यहाँ तक कि वो सद्दाम को शैतान तक का दर्जा देती है। कहानियां ये भी चलती हैं कि सद्दाम की मां उसे अपने पेट में ही मार डालने के कई प्रयास करती भी हैं, लेकिन सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। इसलिए वो खुद को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भी सद्दाम की मां को पड़ोस में मौजूद एक यहूदी परिवार बचा लेता है। तब शायद ही उस यहूदी परिवार ने सोचा होगा कि जिस अनबॉर्न चाइल्ड को उन्होंने बचाया है वो आने वाले समय में इराक में यहूदियों का नरसंहार करेगा। क्यों करेगा इसका पता आपको आगे इसी कहानी में पता चल जाएगा। सद्दाम के पैदा होने के बाद ही उसकी मां दूसरी शादी कर लेती है उसके चाचा से, लेकिन सद्दाम का सौतेला पिता यानी उसका चाचा इब्राहिम अल हसन उसे बचपन से ही प्रताड़ित करने लगता है। चूंकि सद्दाम उसके लिए एक अनवांटेड चाइल्ड की तरह था। अपने पिता की प्रताड़ना से परेशान होकर सद्दाम 11 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ देता है और अपने मामा खैरल्लाह तलफा के साथ रहने लगता है। जिस वक्त सद्दाम अपना बचपन जी रहा था उस वक्त इराक में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी। बार बार तख्ता पलट किए जाने की कोशिशें चल रही थी। वैसे साल 1932 में ही इराक ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था, लेकिन अभी भी ब्रिटेन ने इराक के साथ ऐसी संधियां की हुई थी कि ब्रिटेन का इराक पर अभी भी प्रभाव था। इराक की जमीन पर अभी भी ब्रिटेन के 2 मिलिट्री बेस मौजूद थे। इस कारण इराक के लोगों में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे। जब यूरोप में हिटलर का उदय हुआ तो इराकियों को लगने लगा कि जर्मनी के दम पर उन्हें ब्रिटेन से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए इराक में प्रो जर्मनी और एंटी ब्रिटिश भावनाएं पनपती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही साल 1941 में ब्रिटेन ने इराक से रिक्वेस्ट की कि वो इराक में ब्रिटेन के सैनिकों को आने दे, लेकिन इराक के प्रो नाजी जर्मनी प्रधानमंत्री राशिद अली अल कैलानी को लगा कि ब्रिटेन इसी बहाने इराक पर कब्जा कर लेगा। जब ब्रिटेन इराक में अपने सैनिक उतारने लगा तो इराक के प्रधानमंत्री ने सेना को आदेश दिया कि वो बगदाद के पास हब्बानिया में स्थित ब्रिटिश एयरबेस के पास
कूच करे। साथ ही जर्मनी से यह भी कहा कि वो ब्रिटेन के खिलाफ इराक को सपोर्ट करे, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इराकी सेना को बुरी तरह हरा दिया। राशिद अली को देश छोड़कर भागना पड़ता है। ब्रिटेन ने इराक में नई सरकार बना दी और वे लोग जिन्होंने राशिद का साथ दिया था उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया, उन्हें सजाएं दी जाती हैं। ऐसे ही आर्मी अधिकारियों में से एक थे सद्दाम के मामा खैरुल्लाह तलफा, जिन्हें आर्मी की नौकरी से हटा दिया जाता है। इस घटना ने सद्दाम हुसैन के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। चूंकि सद्दाम के मामा को न केवल आर्मी की नौकरी से अपमानित करके निकाला गया था, बल्कि 5 साल जेल में भी डाल दिया गया था। सद्दाम को वापस अपनी मां के पास रहने के लिए वापस अपने गांव लौटना पड़ता है। जब भी सद्दाम अपनी मां से पूछता मामा के बारे में, तो यही जवाब मिलता कि वो जेल में है। इस बात ने सद्दाम के मन में न केवल ब्रिटिशर्स के लिए नफरत भरी, बल्कि इराक की मोनार्की सरकार के खिलाफ भी नफरत भर दी। दूसरी तरफ सद्दाम का सौतेला पिता उसे बहुत प्रताड़ित करता था, उसे डंडे से पीटता और अपने लिए चोरी करके लाने के लिए भी भेजता। ऐसी भी खबरें हैं कि सद्दाम को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भी रहना पड़ा था। लेकिन साल 1947 में जब सद्दाम के मामा की जेल से रिहाई मिली, तो सद्दाम अपने गांव को छोड़ वापस अपने मामा के पास तिकरित आ जाता है। यहाँ सद्दाम दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करता है। अपनी पढ़ाई के बीच ही 20 साल की उम्र में यानी साल 1957 में सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इस पार्टी की विचारधारा सेक्युलर, सोशलिस्ट, रेडिकल और पैन अरबिज्म की थी। इस पार्टी का उद्देश्य अरब देशों से वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को खत्म करना था। चूंकि बाथ पार्टी के लोग इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का क्रिएशन मानते थे, इसलिए इजराइल को खत्म करना भी इस पार्टी का उद्देश्य था। इस पार्टी की स्थापना सीरिया के 2 लोगों ने की थी। पार्टी की डिसीजन मेकिंग नेशनल कमांड द्वारा ली जाती थी, जिसमें अरब देशों के प्रतिनिधि शामिल होते थे और हर देश के लिए रीजनल कमांड थी। एक तरह से बाथ पार्टी का उद्देश्य राजनीतिक तौर पर अरब देशों को एक करना था। ये अरब नेशनलिज्म ही वो चीज थी जिसने सद्दाम हुसैन को बाथ पार्टी ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया। हालांकि सद्दाम की विचारधारा को सेप देने में सबसे बड़ा हाथ उसके मामा का था। सद्दाम के मामा खैरुल्लाह ने ही सद्दाम को अहमद हसन अल बक्र से मिलवाया था, जो खैरुल्लाह के कजिन थे और आगे चलकर यही अल बक्र इराक के राष्ट्रपति भी बनते हैं और इन्हें इराक की गद्दी से हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन ही होता है। क्यों? इसका जवाब इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा। इराकी आर्मी में भर्ती होने के लिए सद्दाम हुसैन ने खूब कोशिशें की, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। बाथ पार्टी में सद्दाम को पहला काम हाई स्कूल के बच्चों को एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में लगाने का मिला। अगले ही साल यानी 21 की उम्र में सद्दाम पर एक सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगा। इस कारण सद्दाम को जेल हो जाती है, लेकिन सबूतों के अभाव में 6 महीने बाद ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। 5 जनवरी 1957 के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने आइजनहावर डॉक्ट्रिन जारी की, यानी अमेरिका के लिए एक विदेश नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से कम्युनिस्टों और सोवियत संघ रूस के प्रभाव को कम करना। आइजनहावर सिद्धांत के तहत अमेरिका ने ये घोषणा की कि वह किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री को इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प करेगा जो कम्युनिज्म या बाहरी आक्रमण के खतरे का सामना कर रहा हो। इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल साल 1956 के जुलाई महीने में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी नेशनलाइजेशन कर दिया। सुएज नहर उस समय यूरोप और एशिया के बीच एक इम्पोर्टेंट समुद्री मार्ग थी जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों के कब्जे में आती थी। लेकिन सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण ने ब्रिटेन और फ्रांस के इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए एक बड़ा झटका दे दिया। अब इस स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने एक गुप्त समझौता किया जिसे सेवर प्रोटोकॉल कहा जाता है। 29 अक्टूबर 1956 के दिन इजराइल ने मिस्र के सिनाई पेनिनसुला पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र में इंटरफेरेंस करते हुए सुएज नहर को दोबारा अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। साथ ही मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर को सत्ता से हटाने का प्लान बनाया। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ, रूस और यूएन की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को मिस्र में हस्तक्षेप करने से पीछे हटना पड़ा। ये वो घटना थी जहां से ब्रिटेन और फ्रांस की सुपर पावर का तमगा चला जाता है और विश्व के अगले नए दरोगा बनते हैं अमेरिका और रूस। वर्ल्ड पर कौन कंट्रोल करेगा, आगे की लड़ाई इन दोनों देशों के बीच ही होने वाली थी। एक कैपिटलिस्ट देश था और एक दूसरा कम्युनिस्ट। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने आइजनहावर डॉक्ट्रिन की घोषणा की ताकि अरब देशों में अमेरिकी इंटरेस्ट को बचाया जा सके। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि मिस्र देश में गमाल अब्देल नासिर का उदय हो रहा था। उन्हें सद्दाम हुसैन अपना हीरो मानता था। गमाल अब्देल नासिर साल 1952 में हुई मिस्र की क्रांति के नायक थे। साल 1956 में राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने सुएज नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया और इस कारण पूरे अरब के क्रांतिकारी लोगों में गमाल अब्देल नासिर की लोकप्रियता बढ़ जाती है।
अरब देश भले ही आजाद हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनकी अर्थव्यवस्था और तेल के संसाधनों पर वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रोल था। इसलिए मिडिल ईस्ट के लोगों में अरब नेशनलिज्म की भावनाएं अधिक पनप रही थीं और गमाल अब्देल नासिर पूरे अरब को एकजुट करने की विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं। गमाल अब्देल नासिर के कारण पैन अरब नेशनलिज्म की भावनाएं लेबनान देश में भी प्रचलित हो जाती हैं। लेबनान की मुस्लिम जनता अब्देल नासिर के पैन नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रही थी। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति कैमिल चामोन जो सत्ता में थे, वो पश्चिमी देशों के समर्थक थे और नासिर के नेतृत्व वाले अरब राष्ट्रवाद और पैन अरबवाद का विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपति कैमिले चामोन ईसाई थे और ब्रिटेन और अमेरिका के समर्थक थे, जबकि लेबनान मुस्लिम बाहुल एरिया था। इस कारण लेबनान के अंदर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेबनान की मुस्लिम जनता लेबनान के राष्ट्रपति कैमिल चामोन से इसलिए भी नाराज थी क्योंकि उन्होंने सुएज नहर क्राइसिस के दौरान मिस्र पर हुए फ्रांस और ब्रिटेन के हमले का विरोध नहीं किया था। 23 सितंबर 1958 में लेबनान के राष्ट्रपति कैमिले चामोन का कार्यकाल पूरा होने वाला था और लेबनान का संविधान उन्हें आगे इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं देता था, ऐसा नियम नहीं था। इसलिए राष्ट्रपति कैमिले ने अमेरिका से फौज की मदद मांगी ताकि वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकें। राष्ट्रपति कैमिले द्वारा अमेरिकी आइजनहावर डॉक्ट्रिन को सपोर्ट करने के कारण लेबनान के विपक्षी नेता बुरी तरह से नाराज हो जाते हैं। अमेरिका ने लेबनान के इलेक्शन के लिए बाकायदा बजट जारी कर दिया ताकि प्रो अमेरिकी सरकार लेबनान में बनाई जा सके। इधर अब्दुल नासिर को पीछे से सोवियत संघ का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए अमेरिका को चिंता हुई कि कहीं अरब देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा न बढ़ जाए। इससे रूस को फायदा मिलेगा और अमेरिका को नुकसान होगा। इधर गमाल अब्दुल नासिर के मिस्र देश और सीरिया ने यूनाइटेड अरब बनाने के सपने के लिए 1 फरवरी 1958 के दिन यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की स्थापना कर दी। मतलब दोनों देश एक तरह से मर्ज हो गए। अब्दुल नासिर इस नए संघ के राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन इराक के राजा फैजल द्वितीय ने इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसके खिलाफ जाकर किंग फैसल और जॉर्डन दोनों देश एक साथ आ जाते हैं और उन्होंने अपना एक अरब फेडरेशन बना लिया। लेकिन सच यह है कि अरब की जनता वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव से मुक्ति चाहती थी और पैन अरबवाद के साथ खड़ी थी। जिस तरह अरब राष्ट्रवाद के चलते लेबनान में एंटी वेस्टर्न मूवमेंट चल रहे थे, इससे डरकर जॉर्डन के राजा किंग हुसैन ने इराक से मदद मांगी। इराक के राजा फैसल द्वितीय ने इराकी सेना को जॉर्डन जाने का आदेश दे दिया, लेकिन किंग फैसल का ये आदेश उन्हीं की मौत का फरमान लेकर आता है। 14 जुलाई के दिन इराकी रॉयल आर्मी के ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम और कर्नल अब्दुल सलाम आरिफ ने फौज का रुख जॉर्डन के बजाय अपने ही देश की राजधानी बगदाद की तरफ मोड़ दिया और बगदाद शहर पर कब्जा कर लिया। इस तरह इराक में क्रांति का ऐलान हो जाता है। इस विद्रोह के दौरान इराक के राजा फैजल द्वितीय और क्राउन प्रिंस अब्द अल इलाह को अल रेहाब पैलेस में मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रधानमंत्री नूरी अल सईद जो भागने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी पकड़कर मार दिया जाता है, उनके गोली मारी जाती है। इस तरह तख्ता पलट के बाद अब्दुल करीम कासिम इराक के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और अब्दुल सलाम आरिफ उप प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं। मार्च 1959 तक नई इराकी सरकार ने प्रो वेस्टर्न कंट्रीज आर्मी गठबंधन यानी बगदाद पैक्ट से खुद को अलग कर लिया। दरअसल बगदाद पैक्ट अमेरिका द्वारा बनवाया गया एक पैक्ट था, जिसके तहत जो सदस्य आते थे वो इराक, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और यूके जैसे देश थे, जिसका उद्देश्य था रूस को अरब देशों से या अरब देशों में आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन किंग फैसल के तख्ता पलट के बाद इराक के नए प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम ने इस बगदाद पैक्ट से खुद को अलग कर लिया और सोवियत संघ रूस के साथ नजदीकी संबंध स्थापित कर लिए। कुल मिलाकर अब इराक में एंटी अमेरिका और प्रो रूस सरकार आ चुकी थी। अब ये कैसे हो सकता था कि इराक में प्रो कम्युनिस्ट सरकार आ जाए और अमेरिका चुपचाप बैठ जाए? CIA कुछ करे ही नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? जल्द ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी अब नई सरकार का तख्ता पलट करने का प्लान करने लगती है और इस तरह शुरुआत होती है सद्दाम और CIA के रिश्तों की। जब 14 जुलाई की क्रांति में जनरल कासिम ने हाशमाइट मोनार्की के किंग फैसल द्वितीय का तख्ता पलट किया था, तो बाथ पार्टी के लोगों ने जनरल कासिम का जमकर सपोर्ट किया था। उसकी कैबिनेट में भी वे लोग शामिल हुए, लेकिन जनरल कासिम ने भी इराक देश को यूनाइटेड अरब रिपब्लिक नाम के इस समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस कारण बाथ पार्टी के लोगों की जनरल कासिम से बिगड़ जाती है, क्योंकि वे इसे अरब देशों की एकता के लिए एक सपने को पूरा होने की तरह दिखते थे। लेकिन इराक के प्रधानमंत्री जनरल कासिम को लगता था कि अगर इराक को यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का हिस्सा बना लिया तो इससे मिस्र का प्रभाव बढ़ेगा और अब्दुल नासिर के मुकाबले उनकी हैसियत थोड़ी डाउन हो जाएगी।
इसलिए उन्होंने इराक को अरब देशों के इस समूह में शामिल नहीं किया। इस कारण जनरल कासिम और बाथ पार्टी के बीच विवाद हो जाता है। जनरल कासिम ने बाथ पार्टी और अरब यूनियनिस्ट लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया और उनकी हत्याएं करवाने लगे। बदले में बाथ पार्टी के लोगों ने, जो अभी अंडरग्राउंड थे, उन्होंने जनरल कासिम को ही निपटाने का प्लान बना लिया, जिसका जिम्मा मिला सद्दाम हुसैन को। जब जनरल कासिम की बाथ पार्टी से बनना बंद हो गई तो उसकी नजदीकियां इराकी कम्युनिस्टों से बढ़ने लगती हैं। उसने बाथ पार्टी के नेताओं को महत्व देना ही बंद कर दिया और कम्युनिस्टों को साथ लेना शुरू कर दिया। कम्युनिस्टों ने बाथ पार्टी के नेताओं को कुचलने में जनरल कासिम का जमकर साथ दिया था। कम्युनिस्टों और इराक के नए रूलर जनरल कासिम की दोस्ती ना तो बाथ पार्टी को पसंद आ रही थी और ना ही अमेरिका को पसंद आ रही थी। रूस का प्रभाव इराक में ना बढ़े, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जनरल कासिम को मारने के लिए सद्दाम को किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने चुना था। इस बात का पता रिचर्ड टी सेल नाम के एक पत्रकार की रिपोर्ट से भी चलता है। फिर सद्दाम बाथ पार्टी में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए और पार्टी का एक मजबूत लीडर बनने के लिए इस प्रस्ताव को खुले हाथ स्वीकारता है। क्योंकि जनरल कासिम बाथ पार्टी के मेन एजेंडा पैन अरब नेशनलिज्म की जगह खुद के और इराक के हित को पहले रखने लगा था। इससे अरब के बाकी देश, खासकर इजिप्ट, भी कासिम से नाराज था। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजिप्ट की खुफिया एजेंसी और बाथ पार्टी के टॉप लीडर्स और कुछ आर्मी के अधिकारियों ने मिलकर इराक के रूलर जनरल कासिम को मारने का प्लान बना लिया। इस तरह 7 अक्टूबर 1959 के दिन सद्दाम हुसैन और उसके साथियों ने जनरल कासिम की कार पर हमला कर दिया। इस हमले में जनरल कासिम घायल जरूर हुआ, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। हॉस्पिटल में ही जनरल कासिम ने बाथ पार्टी के लोगों को जड़ से मिटाने का आदेश दे दिया। रातों रात सद्दाम हुसैन अपने देश का मोस्ट वांटेड आदमी बन जाता है। सद्दाम की इमेज उस हीरो के जैसे बन गई जिसके हाथ में पिस्टल है और जो इराक में सबसे अधिक नफरत किए जाने वाले डिक्टेटर से लड़ने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। सद्दाम की बहादुरी को लेकर कहानियां बनने लगती हैं। जनरल कासिम पर हमले के बाद सद्दाम इराक छोड़कर सीरिया भाग जाता है, जो बाथ पार्टी का सेंटर था। यूनाइटेड अरब पार्टी की जॉइंट लीडरशिप ने सद्दाम का स्वागत किया। सीरिया में 3 महीने बिताने के बाद सद्दाम ने सीरिया का शहर दमिश्क छोड़ दिया और मिस्र की राजधानी कायरा के लिए निकल गया। आप में से कुछ दोस्त कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रहा हूं कि मिस्र और इजिप्ट एक ही देश है। दोनों नाम अलग अलग हैं, लेकिन देश एक ही है। खैर, मिस्र का शहर कायरा बाथ पार्टी की एक्टिविटीज का गढ़ था। यहाँ सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी की मिस्र की लोकल ब्रांच में काम करने लगता है। यहाँ साल 1961 में सद्दाम ने फाइनली 24 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली और अगले ही साल सद्दाम ने लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इजिप्ट में रहने के दौरान ही सद्दाम हुसैन ने अपनी कजिन साजिदा तलफा से निकाह करने का प्लान बना लिया। साजिदा और सद्दाम दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों की ही परवरिश सद्दाम के मामा खैरुल्लाह के घर पर हुई थी। जब सद्दाम और साजिदा बच्चे ही थे तभी सद्दाम के बाबा हसन इब्राहिम ने दोनों की सगाई कर दी थी। इस तरह साल 1963 में इराक वापस आने के बाद सद्दाम ने साजिदा के साथ निकाह कर लिया। सद्दाम हुसैन साल 1959 से लेकर 1963 के बीच इजिप्ट में रहा। माना जाता है जब सद्दाम इजिप्ट में था तब वो अपना काफी समय इजिप्ट की राजधानी काहिरा में मौजूद US एम्बेसी में बिताता था और इस बात की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने की है। कासिम के अनसक्सेसफुल असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद सद्दाम हुसैन इराक के साथ ही CIA में भी काफ़ी फेमस हो गया था। सद्दाम और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को लेकर अमेरिका की ही समाचार एजेंसी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी UPI ने लगभग दर्जन भर पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट्स, ब्रिटिश स्कॉलर्स और पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का साक्षात्कार लिया था। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सद्दाम हुसैन की मुलाकात अमेरिकी अधिकारियों से 1959 में हुई थी और उस समय वो CIA द्वारा ऑथोराइज्ड एक 6 लोगों की टीम का हिस्सा था जिसका काम तत्कालीन इराकी प्रधानमंत्री जनरल अब्दुल करीम कासिम की हत्या करना था। UPI के अनुसार 1970 के दशक में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व स्टाफ सदस्य रहे रोजर मॉरिस ने कहा कि CIA ने कम्युनिस्ट विरोधी बाथ पार्टी को अपने टूल के रूप में चुना था ताकि वहां की कम्युनिस्ट शक्तियों को रोका जा सके और इराक को सोवियत प्रभाव से दूर रखा जा सके। UPI की रिपोर्ट कहती है कि फॉर्मर सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल के अनुसार जब सद्दाम हुसैन मात्र अपने 20s में था तभी वह इराकी प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम से छुटकारा पाने की रची जा रही
अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन गए थे। सद्दाम को बगदाद के अल रशीद स्ट्रीट पर कासिम के कार्यालय के ठीक सामने स्थित एक अपार्टमेंट में स्थापित किया गया ताकि वह कासिम की गतिविधियों पर नजर रख सके। इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ और अनहोली बेबीलोन किताब के लेखक एडेल दरवेश का भी मेंशन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सद्दाम हुसैन को इस मिशन में शामिल करने की योजना CIA की पूरी जानकारी के साथ की गई थी। सद्दाम का CIA हैंडलर एक इराकी डेंटिस्ट था जो CIA और मिस्र की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। UPI समाचार एजेंसी के अनुसार दरवेश के इस दावे की अमेरिकी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है। दरवेश ने यह भी कहा है कि सद्दाम का पेमेंट कैप्टन अब्देल मकीद फारिद द्वारा किया जाता था, जो मिस्र के दूतावास में एक सहायक सैन्य अधिकारी था। फारिद ने अपने निजी खाते से अपार्टमेंट का किराया चुकाया था जिसमें सद्दाम हुसैन रहता था। अमेरिका के 3 फॉर्मर सीनियर US ऑफिशियल्स ने भी इस जानकारी की पुष्टि की है कि ये तथ्य सही हैं, ये फैक्ट्स करेक्ट हैं। एडेल दरवेश और CIA के पुराने अधिकारियों के अनुसार जब सद्दाम हुसैन जनरल कासिम पर हमला करने के बाद पहले सीरिया और उसके बाद मिस्र से जब लेबनान की राजधानी बेरूत में पहुंचा तो CIA ने उसके अपार्टमेंट का खर्चा उठाया और उसे एक ब्रीफ ट्रेनिंग कोर्स में डाला। इसके बाद CIA ने सद्दाम को मिस्र के शहर काहिरा पहुंचने में भी मदद की। काहिरा पहुंचने के बाद सद्दाम हुसैन अमेरिकी दूतावास में मिलने जाता था, जहां CIA विशेषज्ञ जैसे माइल्स कोपलैंड और CIA स्टेशन प्रमुख जिम आइसेलबर्गर जैसे लोग तैनात थे और सद्दाम को जानते थे। ये बातें खुद पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने अमेरिकी समाचार संस्थान UPI को बताई हैं, ये हम नहीं कह रहे। कुल मिलाकर सद्दाम हुसैन CIA के नेटवर्क से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने न केवल सद्दाम को पाला, उसे ट्रेन किया, बल्कि उसकी फंडिंग भी की। लेकिन CIA को नहीं मालूम था कि एक दिन सद्दाम हुसैन अमेरिका की तरफ ही फिर जाएगा और न सद्दाम को मालूम था कि उसकी जान कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही लेगा। इधर सद्दाम मिस्र में अपने निर्वासन के दिन काट रहा था, दूसरी तरफ इधर 8 फरवरी 1963 के दिन इराक की बाथ पार्टी और इराक के कुछ आर्मी अफसरों ने मिलकर प्रधानमंत्री जनरल कासिम की हत्या करके सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। इस घटना को इराक की हिस्ट्री में रमादान रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि रमादान रेवोल्यूशन में भी बाथ पार्टी को किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका का ही सपोर्ट मिल रहा था। कासिम के सपोर्टरों में भय फैलाने के लिए जनरल कासिम की डेड बॉडी को 5 मिनट की वीडियो में नेशनल टीवी पर भी चलाया गया। जिस तरह जनरल कासिम के समय बाथ पार्टी के लोगों को सताया गया था और यातनाएं दी गई थीं, अब वैसे ही बाथ पार्टी के लोगों ने भी कम्युनिस्टों और लेफ्टिस्टों का खून सड़कों पर बहाया, सैकड़ों विरोधियों को मार डाला। इसके साथ ही अब्दुल सलाम आरिफ, जो बाथ पार्टी के सदस्य नहीं थे, वे इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए। लेकिन नवंबर 1963 में ही बाथ पार्टी के भीतर खेमेबाजी शुरू हो जाती है। इस कारण दोबारा तख्ता पलट की कोशिशें हुई और सैकड़ों लोगों का खून बहा, लेकिन ये तख्ता पलट सफल नहीं हुआ। इस तरह तख्ता पलट होना इराक में एक तरह से ट्रेडिशन बन चुका था। आर्मी अफसर आपस में एक दूसरे का तख्ता पलट करते रहते। इसी क्रम में जुलाई 1968 में अब्दुल रहमान आरिफ को सत्ता से हटाकर अहमद हसन अल बकर को इराक का नया लीडर घोषित कर दिया गया। यहाँ खास बात ये थी कि ये अल बकर सद्दाम का रिश्तेदार था, जिसे सद्दाम के मामा ने सद्दाम से शुरू में ही मिलवाया था। इस वजह से सद्दाम को इराक का डेप्यूटी प्रेसिडेंट और बाथिस्ट रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट बनते ही सद्दाम हुसैन धीरे धीरे बाथ पार्टी में भी अपना वर्चस्व बनाने लगता है, ताकि सही समय आने पर अपने ही भाई का तख्ता पलट कर सके। इसके लिए उसने गवर्नमेंट्स की इंपोर्टेंट जगहों पर जैसे मिलिट्री, सिक्योरिटी आदि में अपने लोग अपॉइंट करने शुरू कर दिए। ये वो लोग थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब सद्दाम ने उन्हें इतने बड़े बड़े पदों पर बिठाया तब ये लोग सद्दाम के लिए अपनी जान तक हाजिर करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह धीरे धीरे सद्दाम हुसैन ने नई गवर्नमेंट के अंदर ही अंदर अपना एक अलग धड़ा बना लिया। इसके अलावा सद्दाम ने अपनी पार्टी में लोगों का दिल जीतने के लिए शिया मुस्लिमों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इराक तो एक शिया बाहुल्य देश है, वहां पर सद्दाम हुसैन
सियाओं पर ही अत्याचार करके बाथ पार्टी के लोगों का दिल कैसे जीत सकता था। दरअसल इराक भले ही सिया मेजोरिटी वाला देश है, लेकिन बाथ पार्टी एक सुन्नी मेजोरिटी वाली पार्टी थी जिसमें सुन्नी बाहुल्य नेताओं की भारी संख्या थी। इसलिए उन लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए सद्दाम ने सियाओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। साथ ही सद्दाम ने यहूदियों पर भी अत्याचार करने शुरू कर दिए और इसका कारण था इजराइल और इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक के बीच जून 1967 में हुआ युद्ध, जिसे 6 डे वॉर के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध में अरब देशों की हार होती है और इजराइल की जीत हुई। इसलिए इजराइल ने सीरिया का गोलन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला छीन लिया। इस कारण अरब देशों में इजराइल और यहूदियों के खिलाफ नफरत और अधिक बढ़ गई। इसी गुस्से को भुनाने के लिए सद्दाम इराक में ये अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है कि इराक में अमेरिका और इजराइल के यहूदी जासूस मौजूद हैं, जिनकी वजह से ही इराक हारा है और इजराइल जीता है, इसलिए उनको पकड़ा जाना जरूरी है। इसके बाद इराक में 14 लोगों को इजराइल के जासूस होने के जुर्म में पकड़ लिया जाता है, जिनमें से 9 इराकी यहूदी थे, 3 मुसलमान थे और 2 ईसाई थे। इन सभी 14 लोगों को 27 जनवरी 1969 के दिन 5 लाख इराकी लोगों की भीड़ के सामने फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए सद्दाम हुसैन इतना रूथलेस हो जाता है कि उसके खिलाफ आवाज उठाने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसने अपने दुश्मनों के लिए 107 से ज्यादा टॉर्चर करने के तरीके इजाद किए। 1976 तक आते आते सद्दाम इराकी आर्म्ड फोर्सेज का भी कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और खुलेआम मीटिंग्स में अहमद हसन अल बकर के खिलाफ बयानबाजी करने लगता है। एक समय तो ऐसा भी आता है जब सद्दाम हुसैन इराक के आंतरिक मसलों के साथ साथ बाहरी विदेशी मसले भी खुद से हैंडल करने लग जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे सद्दाम अल बकर का तख्ता पलट ही कर देता है। दरअसल 1979 में अल बकर सीरिया के साथ एक ट्रीटी साइन करने जाते हैं। इस ट्रीटी में दोनों देशों की बाथ पार्टीज के यूनिफिकेशन की बात हो रही थी। अगर ये यूनिफिकेशन हो जाता तो सीरियन प्रेसिडेंट अल असद इस यूनियन का डेप्यूटी लीडर बन जाता, जिससे कहीं ना कहीं सद्दाम जो अल बकर के बाद इराक में इस पोजीशन पर आता था उसका पत्ता कट जाता। अल बकर के इस कदम से सद्दाम हुसैन को लगा कि उसके हाथ से उसकी पावर छूट रही है। इसलिए सद्दाम हुसैन 16 जुलाई 1979 के दिन बंदूक की नोक पर अल बकर के ऑफिस में जाकर उसको 2 चॉइस देता है, या तो वो इस्तीफा दे या फिर मौत को चुने। बकर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो इस्तीफा दे देता है। इसके बाद बकर ताउम्र हाउस अरेस्ट में रहता है और सद्दाम उसी दिन इराक का इकलौता बादशाह बन जाता है। इराक की गद्दी हासिल करने के ठीक 6 दिन के बाद सद्दाम हुसैन वही करता है जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, जिसमें अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए सद्दाम ने हजारों लोगों के सामने 22 लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था और सभी को साफ संकेत दे दिया कि या तो उसके साथ हो जाओ या फिर मौत के हवाले हो जाओ। इराक में बादशाहत कायम करने के बाद सद्दाम हुसैन थोड़ा ज़्यादा आशावादी हो गया। अब उसका मन था कि वो इराक के साथ सभी अरब देशों का भी नेतृत्व करे, जैसे एक समय पर उसके आइडल इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर ने किया था। वो चाहता था कि इराक अरब देशों में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश बने, लेकिन तभी उसके पड़ोसी देश ईरान में भी एक ऐसे ही लीडर का उदय हो रहा था जो सेम सद्दाम जैसे ही अरमान रखता था, जिसका नाम था रुहुल्लाह खुमैनी। अब सद्दाम हुसैन और रुहुल्लाह खुमैनी के बीच एक टसल शुरू हो जाती है। इस तरह सद्दाम ने सितंबर 1980 में ईरान पर आक्रमण कर दोनों देशों को 8 साल लंबे चले युद्ध में ढकेल दिया, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की हत्याएं होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सद्दाम को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने ईरान पर इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया। दरअसल इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था सट अल अरब टेरिटोरियल डिस्प्यूट। यानी दरअसल इराक और ईरान दोनों देश सट अल अरब नाम की लगभग 200 किलोमीटर लंबी नदी को शेयर करते थे, जिसका मुख्य हिस्सा इराक में आता था। ये नदी इराक से होकर ईरान की सीमा को छूती हुई जाती थी और फारस की खाड़ी में जाकर मिलती है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सट नदी अरब क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नदी है और यही कारण है कि इस नदी पर दोनों देश अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। सट अल अरब नदी इराक के लिए फारस की खाड़ी में जाने का इकलौता रास्ता है, इसलिए भी सद्दाम चाहता था कि इस नदी पर इराक का कब्जा हो। इससे पहले इस आपसी लड़ाई को खत्म करने के लिए साल 1937 में दोनों देशों ने एक ट्रीटी साइन की थी, जिसमें ईरान को अपने ऑयल टैंकर्स या बाकी का सामान इस नदी से निकालने के लिए
इराक को टैक्स देना था। शुरुआत में ईरान ने इराक को टैक्स दिया, लेकिन 1959 में जब रेजा पहलवी ने ईरान की कमान संभाली, जिसके सर पर अमेरिका का हाथ था, तो उसने इराक को टैक्स देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस वक्त इराक ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन साल 1979 में ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका के सपोर्ट से सरकार चला रहे मोहम्मद रेजा पहलवी को हटा दिया जाता है। दरअसल ये पूरी क्रांति ही अमेरिकी प्रभाव से ईरानी सरकार को मुक्त करने के लिए ईरान के लोगों के द्वारा की गई एक क्रांति थी। इससे पहले साल 1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए ईरानी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक की सरकार को गिरवा दिया था। इसके बारे में हमने CIA वाली वीडियो में बहुत विस्तार से डिटेल में बात की है। जब प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक को CIA ने हटवाया था, तो उसने मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान की सत्ता में बिठा दिया था, जो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा था और अमेरिका को इससे ईरान में ऑयल बिजनेस करने को मिलता था। वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव के खिलाफ ही साल 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, जिसे ईरानी क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद प्रो अमेरिकी मोहम्मद रेजा पहलवी को हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक धार्मिक लीडर अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी ईरान के हेड बन जाते हैं। इन सबको मैंने अपनी CIA वाली वीडियो में बड़े विस्तार से बताया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ईरान के नए शासक रुहुल्लाह खोमेनी ने अमेरिकन दूतों को भी गिरफ्तार करवा लिया। इस तरह जो अमेरिका पहले ईरान से फायदा ले रहा था, वो अब ईरान की नई सरकार का दुश्मन बन जाता है। इसलिए इराक को रूल कर रहे सद्दाम हुसैन को सट अल नदी पर अपना क्लेम वापस लेने का नया मौका मिल जाता है। सद्दाम द्वारा ईरान पर हमले का एक और कारण था। दरअसल ईरान लंबे समय से इराक में मौजूद कुर्दिश कम्युनिटी जो इराक के उत्तरी हिस्से में रहती थी, उसको फंड कर रहा था, ताकि वे सद्दाम की सरकार के खिलाफ बगावत करते रहें। इस समस्या से निपटने में सद्दाम का भारी पैसा और समय खर्च हो रहा था। इसलिए एक ये भी कारण था कि सद्दाम ईरान से हमेशा खींच खाया हुआ रहता था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन था ईरान पर अटैक करने का, वो था खुद ईरानी क्रांति के नायक रुहुल्लाह खोमेनी। दरअसल खोमेनी एक शिया धर्मगुरु थे। उन्होंने 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन लाकर पूरे अरब देशों में एक क्रांति ला दी थी। खोमेनी के सत्ता में आते ही अरब देशों में मौजूद सभी कट्टरपंथी धड़े एक्टिव हो जाते हैं। हर मुस्लिम देश में शरिया लॉ पर आधारित सरकार बनाने के लिए विद्रोही गुट बनाने शुरू कर देते हैं। इससे सऊदी अरब और इराक जैसे देश भी नहीं बच पाए। अब चूंकि इराक में मौजूद बाथ पार्टी एक सेक्युलर आदर्श पर आधारित पार्टी थी, इसके साथ ही वो शिया मेजोरिटी देश में एक सुन्नी मेजोरिटी वाली पार्टी थी। इसलिए जब खोमेनी ईरान में सत्ता में आए, तो वे इराक में मौजूद मेजोरिटी कम्युनिटी यानी शियाओं को सद्दाम के खिलाफ भड़काने लगे। इराक की कुल आबादी में 70% शिया थे और इससे सद्दाम को डर लगने लगा कि अगर ये 70% शिया लोग उसके खिलाफ हो गए, तो नई हासिल हुई उसकी सत्ता से उसे जल्दी ही हाथ धोना पड़ जाएगा। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से सद्दाम को लगने लगा कि ईरान पर अटैक करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी इसके सर पर अमेरिका का हाथ नहीं है। इस तरह 22 सितंबर 1980 के दिन सद्दाम हुसैन ने ईरान पर एक फुल स्किल्ड आक्रमण कर दिया। इसी के साथ ही इराक ईरान युद्ध की शुरुआत होती है। शुरुआती महीनों में सद्दाम हुसैन ईरान के बड़े हिस्सों पर अपने कब्जे कर लेता है। यहाँ सद्दाम निश्चिंत था कि वो कुछ ही दिनों में ईरान अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन जब ईरान ने अपना फुल जोर दिखाया, तब सद्दाम हैरान रह गया। दरअसल एक तरफ जहां सद्दाम के पास अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट्स थे, टैंक्स थे, वहीं ईरान के पास 12 साल के सुसाइड बॉम्बर थे, जो अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मन के टैंक्स के सामने जाकर उसके नीचे जाकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते थे। इसी जज्बे के दम पर ईरान मात्र 2 सालों में ही जून 1982 तक अपने सभी क्षेत्र इराक से वापस ले लेता है। खास बात यह कि यहाँ खोमेनी के सपोर्ट में सिर्फ सीरिया और लीबिया जैसे छोटे देश थे, वहीं सद्दाम के सपोर्ट में सोवियत यूनियन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे देश थे। फिर भी ये युद्ध लगभग 8 सालों तक चलता है। इस युद्ध में अमेरिका ने इराक की फाइनेंशियल हेल्प के साथ मिलिट्री हेल्प भी की, यानी सद्दाम की मदद की ताकि वो ईरान को हरा सके। इस बीच सद्दाम की क्रूरता बढ़ती गई। जैसे 8 जुलाई 1982 के दिन सद्दाम ने 140 शियाओं को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इस इल्जाम पर कि उन्होंने ईरानियों के सपोर्ट कर सद्दाम को मारने की कोशिश की है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया था कि इराक के नॉर्थ में कुर्द लोग रहते थे जिन्हें ईरान फंड किया करता था। इसलिए जब सद्दाम ईरान के साथ युद्ध में विजयी था, तब ये कुर्द लोग मौके का फायदा उठाकर सद्दाम के खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं, जिससे गुस्से में आकर सद्दाम साल
1983 में हाजी ओमरान, जो इन कुर्द लोगों की टेरिटरी थी, वहां पर केमिकल वेपन से हमला कर देता है। इस हमले में सैकड़ों कुर्द लोग मारे जाते हैं। सद्दाम यही नहीं रुकता, बल्कि 16 मार्च 1988 के दिन सद्दाम हुसैन की सेना ने हलब्जा नरसंहार को अंजाम दिया। दरअसल हलब्जा नाम की जगह जहां इराकी कुर्द लोग रहा करते थे, उस जगह पर 2 दिन पहले ही ईरान ने कब्जा कर लिया था। इस कारण सद्दाम ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर हलब्जा पर अटैक कर दिया। इस केमिकल वेपन के हमले में करीब 5000 लोग मारे गए। इस तरह इराक ईरान के बीच चला ये युद्ध करीब 8 साल तक चलता है। सद्दाम हुसैन और खुमैनी दोनों को ही लगने लगा कि दोनों देशों का भारी पैसा खर्च हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इकोनॉमी डूब रही है और दोनों देशों में से कोई देश एक गज जमीन भी नहीं जीत पाया है। इस तरह यूएन के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते पर साइन कर दिए और इस तरह सितंबर 1980 में शुरू हुआ ये युद्ध अगस्त 1988 में समाप्त हो जाता है। इस युद्ध में दोनों साइड से करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं और दोनों देशों का लगभग $1.2 ट्रिलियन पैसा इस युद्ध में खर्च हो जाता है। इस युद्ध से सद्दाम को 1 इंच जमीन भी हासिल नहीं होती, उल्टा इस युद्ध से इराक कर्जे में डूब जाता है। इराक का कर्जा उसकी जीडीपी का 1000% से भी ज्यादा हो गया। इसके अलावा इराक के ऊपर बिना इंटरेस्ट के $130 बिलियन का कर्जा हो जाता है। लेकिन फिर भी सद्दाम ने इराक में इस कदर जश्न मनाया जैसे वो युद्ध जीत गया हो। युद्ध खत्म होते ही सद्दाम ने इराक की दीवारों, गली नुक्कड़ों पर अपने स्टैच्यू लगवाने शुरू कर दिए, अपने फोटो पेंट करने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, अब वे देश जिन्होंने सद्दाम को युद्ध लड़ने के लिए पैसे दिए थे, अब वो देश पैसा वापस मांगने लगते हैं। चूंकि 8 साल युद्ध में रहने की वजह से इराक की इकोनॉमी उस समय विश्व की सबसे लोएस्ट जीडीपी वाली इकोनॉमी बन चुकी थी, इसलिए इराक ये कर्जा उतारने में नाकाम रहता है। दरअसल 8 साल लंबे चले ईरान से इस युद्ध में सद्दाम ने लगभग $130 बिलियन का कर्जा लिया था, जिसमें से $67 बिलियन केवल सऊदी अरब और कुवैत का था। अब युद्ध खत्म होने के बाद सद्दाम दोनों देशों से इराक पर उनके कर्जे को माफ करने की विनती करता है, लेकिन दोनों देश मना कर देते हैं। यहाँ सद्दाम के पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो वो कि वो लोन लेकर कर्ज चुकाए या फिर ईरान से भी छोटे इन दोनों देशों पर कब्जा करके न केवल अपना कर्ज माफ करवाए बल्कि उनके ऑयल रिसोर्सेज को भी अपने कंट्रोल में ले ले। और इस तरह सद्दाम हुसैन ने दूसरा ऑप्शन चुना। सद्दाम हुसैन कुवैत और सऊदी अरेबिया में से अपना पहला शिकार कुवैत को बनाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर वो पहले सऊदी अरब पर अटैक करेगा तो ये पॉसिबल है कि सऊदी अरब का दोस्त अमेरिका जरूर रिटेलिएट करेगा और सद्दाम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए सद्दाम ने सबसे पहले कुवैत को चुना। इसके अलावा कुवैत से इराक के लंबे समय से टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी थे। दरअसल इराक हिस्टोरिकली कुवैत को अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानता है, मतलब अपना मानता है। इसके पीछे इराक का तर्क ये रहता है कि ओटोमन साम्राज्य के समय इराक और कुवैत दोनों इसी एम्पायर का हिस्सा थे, जिस पर अल सबाह फैमिली का रूल था। और जब इस हिस्से में धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तब 1899 में अल सबाह फैमिली ने कुवैत वाले रीजन को चलाने के राइट्स ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन साम्राज्य का जब खात्मा हुआ और इराक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तब ब्रिटिशर्स ने कुवैत को इराक से अलग कर दिया था, जो ओटोमन अंपायर के समय एक ही थे। अब जब पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य का खात्मा हुआ और इराक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तब ब्रिटिशर्स ने कुवैत को इराक से अलग करके एक अलग देश बना दिया, जो ओटोमन अंपायर के समय एक ही थे। अब एक तरफ जहां इराक सट अल अरब नदी के लिए उस पर कंट्रोल जमाने के लिए फारस की खाड़ी में अपने रीच और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए ईरान से लड़ रहा था, तभी कुवैत के बन जाने से फारस की खाड़ी में इराक की एक्सेसिबिलिटी और अधिक कम हो जाती है। इससे इराक तकरीबन चारों तरफ से जमीन से गिर गया, यानी व्यापार के लिए कोई समुद्री सीमा नहीं थी या फिर नाम मात्र की एक समुद्री सीमा थी। इसलिए इराक ने कभी कुवैत को मान्यता दी ही नहीं और उस पर हमेशा अपना हक जमाया। इसलिए कुवैत को हथियाना भी हमेशा से सद्दाम की नीति का पार्ट था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन कुवैत पर तेल के मार्केट प्राइस में छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगाता है, जिससे इराक जो पहले से ही पैसे की तंगी से जूझ रहा था, उसको तेल के व्यापार में हो रही छेड़छाड़ से और अधिक आर्थिक नुकसान हो रहा था। आगे की कहानी को समझने से पहले ऑयल के मार्केट प्राइस वाले खेल को थोड़ा समझना जरूरी है। दरअसल मिडिल ईस्ट के ऑयल रिच देश जैसे ईरान हुआ, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने साल 1960 में मिलकर ओपेक नाम की एक संस्था बनाई, जिसका काम था पूरी ऑयल मार्केट को रेगुलेट करना और तेल के प्राइसेस को स्टेबल रखना। ये नहीं कि एक देश सस्ता बेच रहा है और एक महंगा, इससे सस्ते वाले को फायदा हो और महंगे वाले के पास कोई आई नहीं और मार्केट खराब हो। इसलिए सभी देशों के ऑयल
प्राइसेस बैलेंस रहें, इसलिए ओपेक संस्था बनाई गई। सब ठीक चलता रहा, लेकिन 1990 के समय ओपेक कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन इतना अधिक कर रखा था कि तेल की कीमतें गिरने लगती हैं। इस पर सद्दाम ने कुवैत पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर ज्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहा है ताकि ऑयल के दामों में कमी आए, और इससे $18 प्रति बैरल ऑयल के दाम $10 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से इराक को साल में $7 बिलियन का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सद्दाम ने कुवैत पर इल्जाम लगाया कि कुवैत अपने रुमेला ऑयल फील्ड से इराकी क्षेत्र में स्लैंट ड्रिलिंग कर रहा है, यानी तिरछी ड्रिलिंग कर रहा है, और अपनी जमीन से हॉरिजॉन्टल पाइप्स के थ्रू इराक के क्षेत्र में मौजूद तेल के भंडारों से तेल चुरा रहा है। हालांकि ओपेक संस्था इस इलीगल ऑयल ड्रिलिंग के सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, लेकिन उसने कुवैत देश को अपना ऑयल प्रोडक्शन घटाने को बोला, यानी 2 मिलियन बैरल पर डे से घटाकर 1.5 मिलियन बैरल पर डे करने को बोला। ओपेक के इस फैसले से कहीं ना कहीं कुवैत की गलती साबित हो जाती है, जिससे सद्दाम कुवैत से हट जाने के रूप में $10 बिलियन की मांग करता है, लेकिन कुवैत $10 बिलियन के बजाय मात्र $500 मिलियन ही देता है। इससे सद्दाम हुसैन और अधिक नाराज हो जाता है और 2 अगस्त 1990 के दिन कुवैत के शहरों पर बमबारी कर देता है। इस तरह इराक के हमले के साथ ही बहुचर्चित गल्फ वॉर की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार इराक को वैसे सपोर्ट नहीं मिला जैसे उसे ईरान से हमला करने के वक्त मिला था। एक तरफ इराक और दूसरी तरफ 42 देशों का गठबंधन, जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। इधर सद्दाम के पास 9 लाख सैनिक थे, वहीं कुवैत के पास मात्र 16,000 थे, इसलिए दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला नहीं था। सद्दाम को पूरे कुवैत पर कब्जा करने में मात्र 2 दिन लगे। कुवैत पर सद्दाम के कब्जे की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब सबको लग चुका था कि सद्दाम की सनक सिर्फ कुवैत तक ही नहीं रुकेगी, बल्कि उसका अगला निशाना सऊदी अरब होगा। चूंकि कुवैत और सऊदी अरब विश्व के टॉप ऑयल प्रोड्यूसर देश थे, इसलिए अगर सद्दाम ज्यादा समय तक इन देशों पर कंट्रोल करता तो इससे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आ जाता, यानी दुनिया में ऑयल की कमी पड़ जाती और इकोनॉमीज क्रैश कर जाती। इसलिए अमेरिका सद्दाम के खिलाफ कई देशों का एक गुट बनाने लगता है। इससे पहले की सभी घटनाओं के मौके पर अमेरिका ने सद्दाम को पैसे और इंटेलिजेंस मुहैया कराई थी, लेकिन यह पहली बार था जब बाजी उल्टी थी। अमेरिका के कहने पर यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर ताबड़तोड़ सैंक्शंस लगा दिए और इराक को धमकी दी कि अगर 15 जनवरी 1991 तक वो अपनी सेना कुवैत से वापस नहीं निकालता तो जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। जैसा कि पता ही था, सद्दाम यहां भी नहीं माना। इसके चलते 17 जनवरी 1991 के दिन अमेरिका सद्दाम हुसैन के खिलाफ 42 देशों का संगठन लेकर कुवैत को फ्री करने के लिए आ जाता है, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया जाता है। इस गठबंधन ने कुवैत में मौजूद इराकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। सद्दाम को पता था कि वो इस युद्ध को नहीं जीत सकता, इसलिए उसने चालाकी करते हुए इजराइल पर एक साथ 88 मिसाइलों का ताबड़तोड़ हमला कर दिया, ताकि इजराइल भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हो जाए और 42 देशों के ग्रुप में मौजूद अरब देश खुद को इस गुट से अलग कर लें। लेकिन अमेरिका के कहने पर इजराइल ने कोई रिटेलिएट नहीं किया और अमेरिका ने इराक पर और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। 42 देशों के आगे इराक कहां टिकने वाला था। मात्र 40 दिन के भीतर ही अमेरिका के इस गुट ने कुवैत को इराक से आजाद करा दिया। इस तरह 2 अप्रैल 1991 के दिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 687 पास करके परमानेंट सीज फायर का ऐलान कर दिया। गल्फ वॉर को एंड कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी सद्दाम ने इराक में यह नारा बुलंद किया कि यह युद्ध भी वही जीता है। अपने लिए समर्थन इकट्ठा करने के लिए सद्दाम ने अपने खून से एक पूरी कुरान तक लिखवा दी, ताकि धार्मिक आधार पर लोगों का उसे समर्थन मिलता रहे। लेकिन कई विदेशी पाबंदियों के बाद और बैक टू बैक 2 युद्ध लड़ने के बाद इराक की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। लोग अब सद्दाम के बहकावे में नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस दौरान इराक में भुखमरी से लगभग 1 लाख बच्चे मर चुके थे। तब भी सद्दाम अपनी मद में मस्त था, लेकिन सद्दाम का काल नजदीक आ चुका था और इसका कारण बना ओसामा बिन लादेन का 9/11 का हमला। दरअसल 9/11 हमले के बाद पूरे विश्व में अमेरिका की ताकत पर सवाल उठने लगे। अमेरिका के अपने लोग गवर्नमेंट पर सवाल उठाने लगते हैं कि कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। अब अमेरिका को जल्द ही कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों के सेंटिमेंट को शांत किया जा सके। अब लादेन को ढूंढना और उसको मारना और बदला पूरा करना, इसमें काफ़ी टाइम लगना था और मुश्किल टास्क था, क्योंकि अफगानिस्तान की पहाड़ियों में जो लादेन छुपा हुआ था उसे ढूंढना इम्पॉसिबल था। इसलिए
इजी टारगेट के रूप में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को निपटाने का सोचा। रातों रात सद्दाम के संबंध अलकायदा से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जो लादेन का आतंकी संगठन था। अब सद्दाम पर इल्जाम लगाया गया कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हालांकि 9/11 कमीशन ने ये साफ तौर पर कहा कि सद्दाम का अलकायदा से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यूएन इंस्पेक्शन टीम को भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन फिर भी इन इल्जामों के दम पर 20 मार्च 2003 के दिन अमेरिका इराक पर इन्वेजन करता है। मात्र 1 महीने के अंदर ही यूएस फोर्सेज सद्दाम की सत्ता को उखाड़ फेंकती हैं। इराक में लंबे समय से चली आ रही सद्दाम की बादशाहत का अंत हो जाता है। हालांकि अभी भी सद्दाम हाथ नहीं लगा। लेकिन 13 दिसंबर 2003 के दिन ऑपरेशन रेड डॉन के दौरान सद्दाम हुसैन को उसके फार्म हाउस के पास में मौजूद एक अंडरग्राउंड बंकर में ढूंढ लिया जाता है। इसके बाद सद्दाम के ऊपर कई ट्रायल्स चलाए जाते हैं। अंततः 5 नवंबर 2006 के दिन सद्दाम हुसैन को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम करने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस तरह 30 दिसंबर 2006 के दिन ईद उल अदा के दिन सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह सद्दाम का दौर खत्म हुआ। लेकिन सद्दाम के समय इराक का जो रुतबा था, वो रुतबा अभी तक वापस नहीं लौटा। उन दिनों इराक मिडिल ईस्ट का सबसे उभरता देश था। सद्दाम के जाने के बाद ही इराक में वर्ल्ड की डेडलिएस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस का जन्म हुआ। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।